नमस्कार, स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। मैं वकार यूनुस। आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6। हमारा चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम सिंप्लीफाई कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको सर्किट एलिमेंट्स बोलते हैं, उन सर्किट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उन सर्किट एलिमेंट्स का कनेक्शन होता है। उसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। सिंप्लीफाई अगर सीधे वर्ड्स में कहें तो जो हमारे घरों के अंदर फैन है, टीवी है या कोई दूसरे आइटम्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, अगर उन्हीं सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की हम बात करें, उन सब का जो कनेक्शन है, जैसे हमारे घरों के अंदर स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, उसके बाद वो इक्विपमेंट जो है वो लगा हुआ है, उसके साथ में उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो एक तरह से वो सर्किट हो गया। उसी सर्किट में हम जिस तरीके से वहाँ बटन ऑन ऑफ करते हैं या जो भी जो हमारे कंटेंट्स होते हैं उनको कोई रिमोट के थ्रू या किसी भी कंडीशन में या कोई भी सिचुएशन में हम उनको जब ऑन करते हैं या फिर कोई भी अप्लायंस के थ्रू हम उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आती हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो नॉर्मली जैसे हम बात कर चुके हैं वैसे ही हमारा उसी पार्ट के छोटा सा पार्ट लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा जंक्शन। हम बात करते हैं यहाँ पे जंक्शन की। जंक्शन क्या होता है, JUNCTION, ठीक है, ध्यान रखना, जंक्शन, ठीक है। तो जरूरी है जंक्शन। आप जैसे नॉर्मली अपने शहर के अंदर एक रेलवे होता है, तो सभी रेलवे जो रेलवे के स्टॉपेज होते हैं, जो रेल के स्टॉपेज होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कुछ को रेलवे स्टेशन बोलते हैं, कुछ को रेलवे जंक्शन बोलते हैं। तो रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन में वहां मीनिंग समझना, तो यहां से सिंपल कह सकते हैं कि जंक्शन कोई भी मोर देन 3 और मोर देन 3, मतलब कि 3 और मोर देन 3, जहां पे नोड कनेक्ट, जहां पे कनेक्शन होते हो, जहां पे ब्रांचेस मीट होती हो, जहां पे बहुत सारे जो वे हैं वो एक जगह पॉइंट पर जुड़ते हो, वो एक पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो सिंप्लीफाई समझना कि जंक्शन की बात करें, इसका दूसरा जो अनदर नेम है उसको हम बोल सकते हैं नोड। क्या बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं, ठीक है। नोड का मीनिंग आप समझ चुके होंगे, जहां कोई एक पॉइंट जहां पर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस कनेक्ट होती हो। तो अपन सिंप्लीफाई इसका जो डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एक पॉइंट there is 3 or more than 3 branches meet, 3 branches meet, तो ये 3 branches meet which is called junction। तो एक पॉइंट there is 3 or more than 3 branches meet, जहां पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, या दूसरे नेम क्या बोल सकते हैं, नोड कह सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल की, जैसे मान लीजिए कोई नोड है, यहाँ पर कितनी है, ये ब्रांचेस हो गई, ठीक है। ब्रांचेस जरूरी नहीं सभी कमिंग हो, कोई आउटगोइंग हो सकती है, कोई इनकमिंग हो सकती है, ऐसे करके मोर देन 3 भी हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है इसको अपन क्या बोलेंगे, नोड, और दूसरे वर्ड में इसको क्या बोलेंगे अपन, जंक्शन। तो ये चीज अपने को क्लियर करनी थी यहाँ पर कि हमारा नोड भी क्लियर हो गया और जंक्शन, जो दोनों चीजें क्लियर हो गई, डेफिनेशन ये हो गई, डायग्राम ये हो गई। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रांचेस। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्रांचेस। तो हम यहाँ पे ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस क्या होती है, उसके लिए देखिएगा, ये जो पार्ट है ना, जो नोड से नोड, मतलब कि ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच 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 ब्रांच। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन या कोई स्ट्रेट वे या कोई स्ट्रेट पाथ या कोई स्ट्रेट नहीं हो, कोई दूसरा हो, स्ट्रेट नहीं होकर कोई बाउंडेड हो, कुछ भी हो, उस पाथ को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रांचेस बोल सकते हैं। उस ब्रांचेस के अंदर क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगी वो कॉन्स्टेंटली फ्लो होगी। क्या होगी, कॉन्स्टेंटली फ्लो होगी, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ब्रांचेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कैसे फ्लो होती है, कॉन्स्टेंटली फ्लो होती है, ठीक है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि in which electric current
in which electric current flow constantly in electric circuit, which is called branches. Which is called branches. So in which electric current flow constantly in electric circuit, which is called branches. तो यहाँ से branches भी, अगर हम branches की बात करें, मान लीजिए ये कोई नोड है, यहाँ पर जो ये पार्ट होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। तो यहाँ चीज ध्यान रखनी है कि इस ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है और जरूरी नहीं कि ये इनकमिंग हो आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन यहाँ ये भी शो हो सकती है, इसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट में शो होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर फर्स्ट जंक्शन कंप्लीट होता है, दूसरा कंप्लीट होता है ब्रांचेस। ब्रांचेस के बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक, तीसरे उसकी तो वो है लूप। क्या है? लूप। अब लूप के लिए देखते हैं ध्यान से कि लूप क्या होता है। तो लूप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कोई ऐसी सिचुएशन जहां से स्टार्ट हो और फिर वापस घूम फिर के हम वहीं आए, उस सिचुएशन को फिर क्या बोल सकते हैं? लूप बोल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से सुनना कि लूप क्या होता है। तो लूप के लिए हम बात करें, लूप का मतलब होता है इस सिचुएशन से मैं स्टार्ट हुआ और यहां से चलने के बाद वापस मैं यहीं आ गया, तो ये सिचुएशन क्या हो गई? लूप हो गई। अब इसमें जरूरी है कि हम चल के गए वापस आए, ऐसे नहीं कि इधर से इधर डायरेक्शन है, इधर इधर डायरेक्शन है, तो वो लूप नहीं है। लूप की सिचुएशन होती है कि एक पॉइंट से हम चले और घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ गए, इसका मतलब हम चल फिर के वहीं आ गए, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? लूप बोल देंगे। तो ये क्या है? अपना लूप है। ठीक है, अब अगर हम इसके डेफिनेशन क्लियर करें तो अपन लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मैं सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इन इलेक्ट्रिक सर्किट देयर इज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लाइक कंडक्टर, resistance, etc. connected in closed circuit, which is called loop. In electric circuit there is electric equipment like conductor, resistance. अब resistance के अलावा यहाँ पे रियोस्टेट भी हो सकता है और दूसरे हमारे जो कंडीशन होती है जैसे रियोस्टेट हो सकता है और बल्ब हो सकता है, स्विचेस हो सकते हैं, की हो सकता है और भी बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारे सिचुएशन के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं एटसेट्रा, कनेक्टेड इन क्लोज सर्किट। इंपॉर्टेंट है कि क्लोज सर्किट, उसी को अपन क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है हमारे किरचॉफ्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? किरचॉफ्स लॉ। तो देखना ध्यान से यहाँ पे कि किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, हम उसके लिए बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। तो वहां पर ध्यान से देखने वाली बात ये है कि किरचॉफ्स लॉ एक साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे टू टाइप दो है। फर्स्ट है हमारा केसीएल, इसको बोलते हैं किरचॉफ KIR, किरचॉफ भी बोलते हैं इसको, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसका तो फुल फॉर्म ये हो गया। और दूसरा है हमारा KCL, KVL, क्या है? किरचॉफ वोल्टेज तो हमारा फर्स्ट क्या है? KCL और दूसरा क्या है हमारा? KVL। तो हम बात करते हैं पहले KCL की। तो फर्स्ट हमारा क्या है? KCL। तो KCL क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। अब बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। The algebraic sum of all incoming or outgoing current is going to zero। या मतलब कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक करंट है इस नोड पे आ रहे हैं किसी एक नोड पर, इसको दूसरा केसीएल जो ना, इसको दूसरा ये बोल सकते हैं नोड लो। इसका दूसरा जो वर्ड है उसको अपन यूज कर सकते हैं नोड लो। ठीक है, अब कहते हो कि सर ये नोड लो क्यों है? ये नोड लो इसलिए कि कोई एक नोड है, इस पर किसी ब्रांच से करंट आ रही है, किसी से जा रही है और इस तरीके से इस सिचुएशन में कोई बना हुआ है। ये हमारा क्या है? यहाँ पर नोड है। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं
एक नोड इसे लिखते हैं algebraic sum of all incoming and outgoing. The algebraic sum of all incoming and outgoing electric current at node will be zero, which is called KCL. Algebraic sum of all incoming and outgoing electric current at node will be zero. अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वो क्या हो जाता है, हमारा किरचॉफ करंट लो हो जाता है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। इस तरीके से मैं बात करूँ, यहाँ मान लीजिए I1 हो जाता है, I2 हो जाता है, I3 हो जाता है, I4 हो जाता है। अब ध्यान रखना इसमें एक नोड है, और नोड क्या है कि जब इनकमिंग होती है तो उसको तो लेते हैं, इनकमिंग की बात करें तो ये तो क्या होगा, इनकमिंग तो हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कोई करंट आ रही है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और कोई आउटगोइंग है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाले, आउटगोइंग के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे साइन नेगेटिव साइन लेंगे। तो इंपॉर्टेंट, अब इसके भी यहाँ पर बात करें तो I1 आउटवर्ड है या इनवर्ड है। अब जब उसमें आउटवर्ड क्यों बोल रहे हो, इनवर्ड क्या बोल रहे हो, एक ही मतलब है, आउटगोइंग बोल सकते हो, इनकमिंग बोल सकते हो। यहाँ सिर्फ आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव I1 प्लस I2 माइनस I3 और प्लस I4 गोज टू 0। ये तो अपना इसके बिहाफ पे, इस डायग्राम के बिहाफ पे हो गई। बाकी ये तो क्या करता है पता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस JS प्लस IN इज इक्वल्स टू 0। ये किसका है, इस लो का। इसको दूसरे वर्ड में इस तरीके से लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये कंटेंट भी यहाँ से क्लियर होता है कि यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, KCL हो गया, किरचॉफ करंट लो। ध्यान से समझना, एक नोड पर सभी करंट्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सभी करंट्स की। अब उसमें चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब प्लस माइनस में अगर आपने को डाउट दिखा हो तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया प्लस माइनस का, अगर किस तरीके से इनकमिंग को पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग को नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस डायग्राम के बिहाफ में आपको वर्ड बना दिया है। अब थोड़ा सा समझने के लिए हम इसके दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स देखिएगा, इसके एग्जांपल्स की हम बात करें, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जांपल्स के लिए। तो ये आपका एग्जांपल फर्स्ट है कि इस तरीके से अपना, ये बोर्ड में भी आया हुआ है भाई, ध्यान देने वाला, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है। अब इसमें ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने I1। अब I1 इसमें जरूरी नहीं I1 हो, यहाँ दे दिया मैंने 5 एम्पियर, यहाँ दे दिया 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ अपना I कैलकुलेट करना है, यहाँ दे दिया मैंने 1 एम्पियर। अब मुझे I कैलकुलेट करना है, सो कैलकुलेट द I। तो यहाँ I कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा लो यूज करेंगे, KCL, किरचॉफ करंट लो, ठीक है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखनी है कि नोड कितनी है। यहाँ नोड है क्या, बिल्कुल है, 3 ब्रांचेस है। यहाँ नोड है क्या, नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि सर यहाँ 3 ब्रांचेस नहीं है, यहाँ नोड 3 नहीं, यहाँ नोड 3 है। कैसे 3 ब्रांचेस, कैसे 1 2 और 3। तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ भी नोड है, यहाँ नोड है, 1 2 3 नोड है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमारे कितने नोड हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोड 1 सॉल्व करते हैं। नोड 1, नोड फर्स्ट की बात करें हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना नोड फर्स्ट। तो इस तरीके से फर्स्ट को मैं से लिख दूं, ये I समझ ना लगे भैया ना। तो नोड फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे इस नोड को देखो, 3 प्लस पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मतलब 5 और ये आउटगोइंग है। अगर हम यहाँ पे बात करें I1 की तो ये क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो 5 प्लस का प्लस 2 प्लस 3 और माइनस I1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कैलकुलेट करें, 10 हो जाएगा, 10 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। क्लियर। अब यहाँ से कितना रखना, ये 10 एम्पियर होगा कि कौन, I एम्पियर।
तो चाहो तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 10 एम्पियर। अब बात करते हैं नोड 2 की। नोड 2 देखो यहाँ पर कि नोड 2 क्या होगा, ये नोड 2 है, यहाँ से कितना आ रहा है 10 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा नोड फर्स्ट था, ये 2 है, 10 एम्पियर आ रहा है। इधर कितना जा रहा है नहीं पता, अपने को इधर निकालेंगे I2, ठीक है, और 3 हमने यहाँ लिख दिया, तो हम निकालेंगे यहाँ पे क्या I2। तो I2 देखो, तो सबसे पहले आ रहा है इनकमिंग है, इनकमिंग है तो इसका मतलब 10 एम्पियर पॉजिटिव प्लस, यहाँ ये भी प्लस आएगा क्योंकि ये भी है 1, लेकिन ये माइनस है, माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो 11 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, तो I2 इक्वल्स टू 0 क्या आता है 11 एम्पियर, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं नोड थर्ड की। तो नोड थर्ड पे देखिएगा, नोड अगर हम थर्ड की बात करें तो ये अपना थर्ड हो गया। अब यहाँ से कितना आ रहा है I2 कितना आ गया 11 एम्पियर, ठीक है। 11 एम्पियर की 11 एम्पियर इनकमिंग है, यहाँ 1 एम्पियर बाहर जा रहा है, यहाँ ये पता करेंगे तो ये कौन सा होगा I3। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे I3, तो यहाँ देखो 10 11 प्लस माइनस 1 और माइनस I3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सॉल्व करें तो 10 माइनस I3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से I3 इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं 10 एम्पियर, जो किसके बराबर है I के बराबर है। तो यहाँ पर जो I3 है वो किससे बोला I के, उसको हम क्या बोल देंगे 10 एम्पियर। तो हमारा जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। ये तो था बिल्कुल मैथमेटिक्स को बिल्कुल सही तरीके से आपके जो नोटबुक में जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है या फिर एग्जाम्स में जिस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप इसको वैसे नॉर्मली याद रखना चाहें कि सर हम इसको बिना पेन कॉपी पे पेन चलाए हम इसको याद करना चाहते हैं, तो सिंपली ध्यान रखना इनकमिंग है 5 7 और 3 10 इधर चला गया, यहाँ देखो 10 पे एक और जुड़ गया 11, यहाँ चला गया 11 से एक चला गया 10 और लास्ट में कितना बचता है 10। सिंपल है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा है और उसको हम बिना इस तरीके से करेंगे ताकि अपने को नॉर्मली वैसे ही बिना इसको देखे पता चल जाए। तो उसके लिए देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा कोई सर्किट है, ये सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट में हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ बात करें तो ये 1 एम्पियर, यहाँ बात करें 2 एम्पियर, यहाँ बात करें 3 एम्पियर, यहाँ बात करें 1 एम्पियर और यहाँ से बात करें 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ से चले इन दोनों से, यहाँ देखो यहाँ कितना जाएगा 1 2 3, मतलब 3 to 5 और 1 6, इसका मतलब 6 इस नोड का। अब यहाँ देखो 6 6 और 7 एक बाहर जा रहा है, तो 6 एक 7 और 6 में से 7 में से वापस गया तो कितना बचा 6, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 1 एम्पियर था, यहाँ 6 से अब 1 इधर चला गया तो कितना बचा 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या है 5 एम्पियर। तो बहुत इजी से, तो यहाँ पे हमारे KCL के हमने दो फॉर्मूले मतलब कि जो दो एग्जांपल कर लिए हैं उसी फॉर्मूले के बिहाफ पे। तो अपने को सिंपल याद रखना है KCL को अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट इन नोड विल बी 0। क्लियर। और इंपॉर्टेंट नोट है कि इनकमिंग को पॉजिटिव लेना, आउटगोइंग का लेना नेगेटिव। यहाँ RBSc से क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं कराऊंगा क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी आएंगे और मैं वैसे भी आपको सॉल्व करवा दूंगा जितने भी एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी के, आपकी बुक के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने मतलब कि सॉल्व अनसॉल्व जितने भी हैं उन सबको मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपने को ये चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा KVL की। किसकी बात करते हैं? KVL की बात करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर KVL में भी सिंपल सा है, बहुत ईजी है। बस फर्क इतना है कि जैसे KCL में हम नोड जंक्शन की बात करते हैं, नोड की बात करते हैं, तो KVL में हम किसकी बात करेंगे? वोल्टेज की बात करेंगे, लूप की बात करेंगे। तो हमारा दूसरा जो है वो है KVL। और KVL आप जानते हो क्या होता है, इसका दूसरा नेम इसको ये भी बोल सकते हैं लूप लो। आप कह लो सर लूप क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें KVL के अंदर लूप का ही यूज किया जाता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो सिंपलीफाई हम बोल सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ, डेफिनेशन देखना, algebraic sum of potential drop in resistance in closed loop। वहां क्लोज्ड लूप
is will be 0। फिर हो गया algebraic sum of potential drop in resistance। रेजिस्टेंस के अलावा और भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जैसे लाइक इंडक्टर ऐसे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एटसेट्रा लिख लो, है ना। रेजिस्टेंस एटसेट्रा इन क्लोज्ड लूप विल बी 0 इज नोन एज KVL। क्लियर हुआ? KVL आपका ऐसे क्लियर हो चुका होगा। सिंपल सा है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस और एटसेट्रा का मतलब यहाँ पे इंडक्टर भी हो सकता है और दूसरे इक्विपमेंट हो सकते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। वैसे मोस्ट पोटेंशियल ड्रॉप किसके अंदर होता है? रेजिस्टेंस के अंदर होता है। तो इन क्लोज्ड लूप, पूरे क्लोज्ड लूप के अंदर होना चाहिए विल बी 0। कैसे? देखो ध्यान से, अगर इसको हम लिखें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश प्लस Vn इक्वल्स टू 0। ये अपना क्या हो गया? KVL हो गया। अगर इसको सिंपलीफाई हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 0 समेशन V इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया अपना? KVL। क्या हो गया अपना? KVL। अगर मैं डायग्राम में थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए इसके भी रूल्स हैं, लेकिन अपन आगे से बात करें, ये अपना सेल हो गया, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, ये अपना वापस सेल हो गया और ये अपना रेजिस्टेंस हो गया और ये अपना इस तरीके से। अब यहाँ पे अपना कैलकुलेट करना है इसके अंदर क्या? KVL। तो उसके लिए रूल है, कुछ रूल्स हैं, देखना रूल्स, साइन रूल्स है ये, क्योंकि साइन को अलॉट करना है हमें। तो ये क्या है? साइन रूल्स। तो फर्स्ट रूल देखो, फॉर रेजिस्टेंस, किसके लिए है? फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? अगर रेजिस्टेंस इस तरीके से है और करंट की डायरेक्शन ये है और हम इस तरीके से जा रहे हैं तो यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे? नेगेटिव। ठीक है। सेकंड देखो इसके अंदर कि अगर हमारा यही रेजिस्टेंस है और इसके अंदर हमारी डायरेक्शन यही है लेकिन हम इसके अपोजिट आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन। अपोजिट आ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट आ रहे हैं तो पॉजिटिव, और अपोजिट नहीं आकर उसके साथ में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और उसके साथ में हम और आगे बात करें तो देखो ध्यान से, ये तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हो गया। अब यहाँ बात करें अपन तीसरे के लिए, तीसरा रूल है सेल के लिए। तो ये अपना सेल हो गया, इस सेल के साथ में बैठ करंट तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इधर जाएगी। अगर हम इधर चलते हैं तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और अगर यही डायरेक्शन अपने को ऐसे नहीं मिलकर ऐसे हो जाती है, इसका मतलब अब यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये प्लस जो माइनस से प्लस की तरफ जाता है, मतलब ये छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो आता है पॉजिटिव, और बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव। अरे भाई ध्यान है ना, तो बड़े से छोटे आएगा इसका मतलब वो घट रहा है, और जब छोटे से बड़ा जाएगा इसका मतलब वो बढ़ रहा है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हो। अगर करंट के साथ में जाएंगे तो नेगेटिव, करंट के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव। अब इतना ध्यान रखना, अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको लेना पड़ेगा नेगेटिव। ये लूप में पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ध्यान दो। मान लीजिए हमारा इसको बोल दिया हमने E1, इसको बोल दिया E2, ये हो गया अपना R1, ये हो गया अपना R। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगी तो भाई इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से पास होगी। अब कह रहे हो सर इधर तो पास नहीं हो सकती करंट, क्यों नहीं हो सकती भाई? अगर यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ कम है तो करंट की डायरेक्शन नहीं हो सकती। अब हमने लूप बनाया, अब हमने लूप ये बना दिया, ये हमारा क्या हो गया? लूप हो गया। इसका मतलब लूप हमारा इधर चल रहा है। ये कोई पॉइंट है, यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, सबसे पहले हम नीचे आए, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन साथ में है तो ये जाएगा -IR2, I कहाँ है? ये करंट I हो गई। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कम से ज्यादा बढ़ेगा तो पॉजिटिव E2। ठीक है। और आगे बढ़े साथ के साथ में चल रहा है तो -IR1, फिर यहाँ पहुँच के यहाँ सब छोटे से कहाँ जा रहे हैं? बड़े जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो प्लस E1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? इसका KVL हो गया। क्या हो गया? ये लूप सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? लूप सॉल्यूशन। ठीक है। मैं इसको और एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और एग्जांपल्स देखना, बहुत शानदार एग्जांपल्स दूंगा, आपको मजा आएगा कि सर बहुत अच्छी चीज आपने बताई है यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है। आपके मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम भी होती है कि सर ऐसे कैसे होता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। अब देखना आप ध्यान से, मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है इस तरीके से, ये मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि ये आपको इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो यहाँ डायरेक्शन ये होगी, यहाँ ये होगी और यहाँ ये होगी।
अब देखो सबसे पहले हम बात करें, एक ही लूप है, दो तो नहीं है, तो यहाँ पे लूप के लिए बात करें तो फोर लूप। देखो ध्यान से, अब हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, यहाँ तक आगे कुछ नहीं मिला, यहाँ से अब प्लस से माइनस जा रहा है, इसको बोल दिया हमने E1, इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2 और इसको बोल दिया हमने E2। देखो यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस E2, अब करंट के साथ में जा रहा है तो माइनस IR2, करंट क्या है इसमें I फ्लो हो रही है, IR2 आगे बढ़े इस पॉइंट तक पहुंचे, यहाँ माइनस से प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोलो भाई प्लस, और E1 और साथ के साथ में जा रहा है तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, ये माइनस IR1 इक्वल्स टू 0। समझ आ गया, बहुत सिंपल है। तो हम एक बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से कि बुक का क्वेश्चन क्या होगा। तो देखो ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे और साथ में जो अपना दूसरा है इसको भी हटा रहा हूँ, और एक जो बुक का है वो क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा जो बुक का क्वेश्चन है वो देखो एक बार ध्यान से, क्या होगा हमारा बुक का क्वेश्चन है, ये अपना एक 14 वोल्ट की बैटरी भी है, साथ में यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी भी है जिसको 10 वोल्ट है, और यहाँ अपने एक रेजिस्टेंस भी है 6 ओम का, और इस तरीके से अपना ये सर्किट है। यहाँ पर कौन सा करंट आ रही है, I2 आ रही है, यहाँ पे कौन सी आ रही है, I3 आ रही है, और अपना एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 2 ओम का, ये अपना 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ करंट फ्लो हो रही है I2, यहाँ I2 हो रही है, यहाँ भी I2 हो रही है, यहाँ I3 हो रही है, तो इसके अंदर हो रही है I1। ठीक है, आप देखो बहुत मजेदार है। ठीक है, अपन ने यहाँ 10 वोल्ट है, 6 ओम है, 4 ओम है, 14 वोल्ट है, 2 ओम है। अपने को यहाँ पे करंट कैलकुलेट करनी है I1, I2 एंड I3। क्वेश्चन गिवन है कि इसके अंदर जो I1 है, I2 है, I3 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, I1 कैलकुलेट करना है, I2 कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, I3, इन तीनों कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लूप की, मैं नेम देता हूँ A, B, C, D, E और F। तो हम फर्स्ट लूप की बात करते हैं, मैंने ये लूप लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे I1, I2 एंड I3। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझना कि I1, I2 कैसे होता है, ये लूप अपना फर्स्ट। हम यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, A से B की ओर आए तो यहाँ पे लिख देना ये लूप फर्स्ट है, लूप फर्स्ट। तो हम 4 हम बात करें यहाँ पे 4 लूप फर्स्ट। ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है, इजी सा है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लूप फर्स्ट के लिए देखो, सबसे पहले हम एक पॉइंट से चले तो प्लस से माइनस को जा रहे हैं, घट रहे ना, तो माइनस 14। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ कुछ नहीं है, इस पॉइंट पर पहुंच गए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, B तक पहुंचे, B से C पहुंच गए। अब C से D, F की ओर जाएंगे, तो C से F की ओर जाएंगे तो सबसे पहले तो ये आ गया। अब देखो इसका डायरेक्शन ये है, विपरीत जा रहे हैं, मतलब कि इसके अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस I1, 6I1। मैंने कहा ना कि अगर हम करंट के अपोजिट जाएं तो वहां पे क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। साथ में यहाँ पे बढ़े, देखो प्लस से माइनस को मतलब घट रहे, इसका मतलब फिर क्या आएगा, -4, क्या आ जाएगा 10, और फिर यहाँ से यहाँ F तक पहुंच गए। ठीक है, F तक पहुंचने के बाद हम ऊपर जाएंगे तो करंट के साथ में जा रहे हैं तो -4I2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, -14 -10 कितना हो जाएगा, -24 प्लस 6I1 और -4I2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम 4 लूप सेकंड। अब हमारा सेकंड लूप ये है, ये भाई सेकंड लूप हो गया अपना। क्लियर, सेकंड लूप को स्टार्ट करते हैं C से D पहुंचे, कुछ नहीं, D से E पहुंचे, तो हम करंट की डायरेक्शन ये है, I3 इसमें फ्लो हो रही है, I3 फ्लो हो रही है, साथ में तो -2I3 यहाँ पहुंच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आ रहे हैं तो I1 आ रहा है, तो यहाँ देखो तो यहाँ माइनस से कहाँ आ रहा है, प्लस की तरफ, इसका मतलब प्लस होगा तो +10। फिर आगे बढ़े, साथ के साथ में तो माइनस आएगा, -6I1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे
सिंप्लीफाई की सर आपने, चलो ये तो लिख दिया यहाँ पे। अब देखो जरूरी I2 इधर से आ रहा है, I1 इधर से आ रहा है, तो I3 किसके बराबर है? I1 प्लस I2। ये इंपॉर्टेंट है सर, कह लो कि ये सर कैसे इंपॉर्टेंट है भाई, हम यहाँ पे अगर दो टर्म्स रखेंगे ना तो हमारे लिए मैथमेटिक्स सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा दो इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दो कंडीशन को। अगर यहाँ पे I1 भी I2 भी I3 तो कोशिश हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से I3 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? I1 प्लस I2। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ इक्वेशन नंबर 3 से, सेकंड से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो -2 I3 के लिए रख दो, I1 प्लस I2 प्लस 10 -6 I1 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व कर लो इसको, -2 I1 -2 I2 प्लस 10 -6 I1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये I1 है, ये I1 है, माइनस माइनस तो -8 हो जाएगा, तो -8 I1 -2 I2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट में I1 है I2 है, I1 है I2 है और कंडीशन है, तो फर्स्ट एंड थर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट से सॉल्व करो तो 6I1 -4 I2 और -24 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो -8 I1 और -2 I2, भाई सिंपल ये आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर या तो अपने को I1 मतलब कि यहाँ पे क्लेरिफाई करना है या उसको सॉर्ट आउट करना है, या I2 को, तो I2 जी रहेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को मतलब इस वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए फायदा है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया 8 को, तो क्या हो गया 16। ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब इसको एंड कराने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 20 और इस 2 को हटा देंगे। कैसे होगा पता चल गया ना। होल क्वेश्चन हम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स रूल्स होते हैं, आपने अलजेब्रिक पढ़ी होगी 10th क्लास 9th क्लास में, तो वहां पे इस तरीके से रहता है। अब देखो ये माइनस है तो अपन साइन चेंज कर लेते हैं पहले। अगर हम इसको साइन चेंज करें तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। जब हम माइनस करते हैं तो देखो अगर माइनस का प्लस करना, अपने को साइन चेंज नहीं करना, इसका मतलब माइनस नहीं करना तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है। यहाँ देखो ये प्लस हो गया तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 16 और 6 22 होगा। तो भाई कितना हो गया 22, ठीक है 22 I1। अब ये माइनस से क्या हो गया कैंसिल, और ये माइनस है, ये माइनस तो माइनस कितना हो गया 44 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से सोल्व करें तो क्या हो गया 22 I1 इक्वल्स टू 44 और I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44/2 22। इसको सॉल्व करें तो कितना रहेगा, तो I1 क्या आ गया अपना 2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसके अंदर I1 की वैल्यू तो 2 सॉल्व कर लो, तो -24 प्लस 12 I1 I को हट जाएगा, I12 -4 I2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे -24 और प्लस 12 हो गया, -4 I2 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करें तो 12 × 4 I2 और I2 सॉल्व करें तो 12/4 इक्वल्स टू मतलब 3 एम्पियर। तो I2 इक्वल्स टू कितना गया 3 एम्पियर। अब कैलकुलेट करना है सर I3 बोलो, तो I3 इक्वल्स टू क्या होता है I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू रखो वहाँ पे 2, I2 की वैल्यू रखो 3, तो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू क्या हो गई 5 एम्पियर। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू 2, I2 की वैल्यू 3 और I3 की वैल्यू क्या हो गई 5 एम्पियर। तो इजी सा था, थोड़ा सा टफ था बस कि अपने को ये सब देखना था। बाकी तो अपने को पता है कि इसको बहुत इजी तरीके से हमने इस चीज को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो हमारा KVL है, KCL है, नोड है, लूप है और जंक्शन है, इन सबको पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर से कुछ नया बताएंगे। तब तक इन चीज़ों को आप अच्छे से एनालिसिस करिएगा। अगर कोई परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।